देखिए, कहा तो भारत दुनिया का वैक्सीन हब होने का दावा कर रहा था और कहां अब वैक्सीन की किल्लत से करा रहा है। भारत में अब तक तकरीबन 3 लाख मौतें हुई हैं। कोरोना के खिलाफ हथियार सिर्फ वैक्सीन ही है। फिर आखिर वैक्सीन उत्पादन में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं भारत सरकार फौरन बड़ी तादाद में इसका उत्पादन करवा लेती है और सबको वैक्सीन लगा देती है? दिक्कत किस स्टेज में है और कैसे होगा इसका समाधान? बेलगाम हुए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीनें तो जरूर बन गई, लेकिन वैक्सीन आने के 5 महीने बाद भी देश में इनकी किल्लत है। सरकार के तमाम दावों और उत्पादन के ऐलानों के बावजूद कई जगह टीकाकरण को रोकना तक पड़ा है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के सामने किस तरीके की है चुनौतियां? आत्मनिर्भर तरीके से वैक्सीन बनाना क्यों है इतना मुश्किल? भारत की वैक्सीन समस्याओं का कब तक निकल पाएगा समाधान? इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की भारत की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रम पराडकर से, और सामने आया कि कोरोना महामारी ने दरअसल वैक्सीन उत्पादन का तमाम गणित ही गड़बड़ा दिया है। प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिक ई भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। इसके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रम पराडकर ने हमें बताया कि वैक्सीन फौरन बनकर क्यों नहीं तैयार हो जाती। दरअसल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया के 6 अरब लोगों के लिए 12 अरब टीकों की ऐसी इमरजेंसी जरूरत महसूस हुई हो। लिहाजा वैक्सीन बनाने की कच्चे माल से लेकर आपूर्ति तक की सारी सप्लाई चेन ने पहले कभी ऐसा दबाव देखा ही नहीं। 2 साल के बाद ऐसी हुई है कि पूरा दुनिया में एवरी सिंगल कंट्री में इसका ये वायरस अभी पहुंचा है। तो ये स्केल ऑफ इन्फेक्शन अनपैरेलल्ड है। इसके पहले इतना बीमारी कोई देखने को मिली नहीं थी। जैसे कि 2018 का जो स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक आया था, उसके बाद ये पहली बीमारी ऐसी है कि पूरा दुनिया में हर एक कंट्री, हर एक टाइप के लोग, हर एक टाइप का सामाजिक कंडीशन, इनको ये वायरस अभी इन्फेक्ट हो रहा है। और यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में इमरजेंसी कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक माइक रायन को भी कहना पड़ा कि मौजूदा हालात में वैक्सीन बड़ी मात्रा में बन तो रही है, लेकिन इसके लोगों तक पहुंचने यानी वितरण में बहुत असंतुलन है। I'd love to be sitting here telling you that we're going to solve this with vaccines right now, but we're not. Unfortunately, vaccines are distributed in a very, very unequal way around the world. And while we need to get more vaccines to all countries really quickly, right for now, this is not going to solve the immediate problem. We have to stick to reducing exposure, reducing our chance of being infected, and reducing our chances of infecting others. यही वजह है कि खुद को वैक्सीन निर्माण का हब कहने वाला भारत, दुनिया की हर 3 में से 1 वैक्सीन का उत्पादन करने वाला भारत आज खुद वैक्सीन की किल्लत से करा रहा है। हालांकि बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका कारण वैक्सीन उत्पादन के लिए विदेशों से आ रहे कच्चे माल को बताया था। But what we then found was, and this really was started to be visible in I would say February and early March, was that the raw material inflow to expand to do the predictable expansion in capacity, that wasn't coming. लेकिन क्या सारी समस्या वैक्सीन बनाने के सामान की आपूर्ति की ही है? जी नहीं। वैक्सीन एक ऐसा उत्पाद है जो इंसान के शरीर में जाने के बाद काम करता है, यानी इसमें जो कुछ सुधार या बदलाव करना है वो तभी तक संभव है जब तक ये शरीर के भीतर नहीं जाता। उसके बाद इसमें कोई बदलाव संभव नहीं। इतना ही नहीं, वैक्सीन के बनाने की कवायद में कई प्रक्रियाएं निर्धारित समय लेती ही हैं, जैसे वैक्सीन के लिए वायरस को ग्रो करने का काम या रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाले एंटीजन के परीक्षण का काम। यानी कहा जाए तो ऑर्डर देने के बाद फौरन वैक्सीन नहीं मिल सकती। अगर आज ऑर्डर दिया जाए तो ये वैक्सीन बनाने में करीब 2.5-3 महीने लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपने जो वायल देखी है, जो फाइनली जो पेशेंट को और सब्जेक्ट के पास जाती है, उसमें जो वैक्सीन अंदर जाता है वो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। वो हर एक कंपोनेंट सेपरेट बनती है और वो बाद में इकट्ठा करके वो वैक्सीन अंदर वायल में फिल होती है।
मतलब वो बेसिक मिनिमम यानी रिक्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी की। हाँ, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी जनवरी में थी उसका अभी हम सप्लाई देख रहे हैं। फरवरी का कैपेसिटी का सप्लाई अब जून में आएगा। यानी देश में जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका उत्पादन जनवरी में शुरू हुआ था और जिन वैक्सीन का उत्पादन फरवरी में शुरू हुआ था वो अगले महीने यानी जून में आएंगी। यानी अगर अभी उत्पादन बढ़ेगा तो वैक्सीन अगले 3 महीनों में तैयार होकर आएगी। ये प्रक्रिया इतना समय तो लेती ही है, इसलिए फौरन बड़ी तादाद में वैक्सीन का उत्पादन संभव नहीं है। हाँ, जिन देशों के पास पहले से बनी हुई वैक्सीन मौजूद है उनसे वैक्सीन ली जा सकती है। हालांकि चुनौतियों और परेशानियों की इस तस्वीर के बीच कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। बीते 1 साल के दौरान जहां वैक्सीन कारोबार में कई नए खिलाड़ी सामने आए हैं, तो वहीं भारत में भी वैक्सीन ग्लास वायल और रबर स्टॉपर से लेकर जरूरी गुणवत्ता के फिल्टर बनाना कई कंपनियों ने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारतीय स्वदेशी कोवैक्सीन के ज्यादा उत्पादन, रूस से मिले स्पुतनिक वैक्सीन के अधिक निर्माण और जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल शॉट वैक्सीन समेत कई उत्पाद भारतीय बाजार में उपलब्ध होंगे। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन का उत्पादन बायोलॉजिक ई कंपनी ही करेगी। ये सिंगल डोज वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी, डॉक्टर विक्रम ने हमें ये भी बताया। आज जो हम स्टेज पे आ गए हैं उसको डेवलप करते हुए और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए, तो मुझे लगता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जून जुलाई में शुरू हो जाएगा और पहले बैचेस बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा वो सर्टिफिकेशंस होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं। ये सब होने के बाद अगस्त सितंबर में हमारी वैक्सीन बाहर आना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। और हमारी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और आपने जैसे बोला ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसका एडवांटेज भी है कि सिंगल शॉट में आप पूरा इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो आने वाले महीनों में कई वैक्सीनें आएंगी और उम्मीद है कि भारत के वैक्सीन बास्केट पर दबाव को कम किया जा सकेगा। जहां अमेरिका 30 करोड़ डोज में अपनी पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन कर सकता है, वहीं इतने डोज में भारत की सिर्फ 25% आबादी को ही वैक्सीन का डोज मिल पाएगा। यानी भारत की जरूरत औरों की तुलना में काफी बड़ी है, लिहाजा बहुत सी कंपनियों के फुल स्केल प्रयासों से ही स्थिति सुधरेगी। लेकिन फिलहाल लगता यही है कि कम से कम जुलाई अगस्त तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आने वाले कुछ महीनों में उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन के गणित में काम और दाम दोनों सुधरेंगे और अपनी बढ़ी हुई क्षमता के साथ भारत अपनी घरेलू जरूरतें को पूरा करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करने की स्थिति में होगा। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। वैक्सीन और दवा से लेकर कोरोना के होने वाले असर पर दुनिया भर में पिछले 1 साल से रिसर्च जारी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया के सामने अब एक नई चुनौती पेश कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही है उसने देश और दुनिया में माँ बाप की नींद उड़ा दी है। आखिर क्यों और कैसे अब कोरोना वायरस की आपके बच्चों पर पड़ सकती है काली नजर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ की कमाल से देखते यहाँ पे करते हैं, मत भेजे ना, क्या जान दे दे पूरा ऑक्सीजन से कि आज के लिए भी हमारे पास 6 बॉडी है सर, और मैंने 2-3 बॉडी को कल का टाइम दिया सर। कोरोना की दूसरी लहर का बुरा असर देश भुगत रहा है। दूसरी लहर में कोरोना वायरस ने 30 से 45 साल की उम्र के युवाओं को अपना निशाना बनाया है। लेकिन कोरोना महामारी के पैटर्न को देखते हुए विशेषज्ञ अब ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर में अगला नंबर बच्चों का आ सकता है। दरअसल बच्चों में जहां कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत कम है, वहीं ये वायरस अपना रूप बदलकर नए एज ग्रुप पर हमला बोल रहा है। संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वयस्क लोगों के मुकाबले बच्चों में कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई है। डरने वाली बात यह भी है कि कोरोना की तीसरी लहर वाले वायरस का स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन हर बार नए आयु समूह के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और इसीलिए अब कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों पर खतरा मंडराने की आशंका जताई जा रही है। और यही वजह है कि सरकार ने बच्चों को कोरोना की बुरी नजर से बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जब तक हमारे पास ये नए वैक्सीन नहीं आ जाते हैं, तब तक हम बच्चों के ऊपर ये वैक्सीनेशन का
प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जब तक हमें बच्चों को कोरोना के थर्ड वेव से बचाना है, उसके लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? बच्चों के लिए जो हम कर सकते हैं वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसमें इंक्लूडेड होता है आप घर से बाहर तभी निकले जब आपको ज़रूरत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की स्टडी में ये बात सामने आई है कि पिछले साल आई कोरोना की पहली लहर में 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में कोरोना संक्रमण ज्यादा फैला था। लेकिन इस साल मार्च अप्रैल में जब दूसरी लहर आई तो उसने 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को निशाना बनाया। लेकिन अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक वायरस की पहली लहर में 1 से 2% बच्चे ही संक्रमित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में करीब 10 से 15% बच्चों पर कोरोना ने अपना असर दिखाया है। लेकिन अब आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को संक्रमण का गंभीर खतरा हो सकता है। अगर दूसरी लहर में बच्चों पर कोरोना के असर को देखो तो 22 मार्च से अभी तक पटना के एम्स में 1284 कोरोना मरीज भर्ती हुए, जिसमें से 37 बच्चे थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई। हरियाणा में 15 मार्च से 11 अप्रैल के बीच कोरोना संक्रमण के कुल 41,324 केस सामने आए थे, जिनमें 3,445 बच्चे थे। यानी कुल कोरोना केस के 8% बच्चों के केस सामने आए। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में 8 से 15 साल के कोरोना संक्रमित बच्चे 4 गुना ज्यादा भर्ती हुए हैं। एक चीज और बता देता हूँ, पिछली बारी जो पीक गई थी उसमें 8600 पेशेंट एक दिन में आए थे मैक्सिमम। इस बार 28,000 थे, यानी 3 गुना थे। अभी मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक हॉस्पिटल के अंदर पिछली बारी 6 या 7 पेशेंट बच्चे आए थे, इस बारी 18 आए, तो 3 गुना तो टोटल पेशेंट भी थे। तो इस बारी जो टोटल ओवरऑल पीक गया वो काफ़ी ज़्यादा था। और इस बारी तो नहीं था इतना बच्चों का, पर नेक्स्ट के लिए जो जितने एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट वेव जो है बच्चों के लिए लगता है आएगी, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भी राज्य में हर दिन करीब 1000 से 1300 बच्चों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। उधर कर्नाटक में भी बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 9 मार्च से 25 सितंबर 2020 के बीच कोरोना की पहली लहर के दौरान 10 साल से छोटे बच्चों के 19,378 केस और 11 से 20 साल के बच्चों के 41,985 मामले सामने आए थे। लेकिन दूसरी लहर में बेंगलुरु में ही 1 से 16 मई 2021 के बीच 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में कोरोना के अजीब लक्षण भी मिल रहे हैं, जिसमें 10 साल तक के बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी शामिल है। कुछ मामलों में चकत्ते और दूसरे त्वचा रोग भी सामने आ रहे हैं। सेकेंड वेव में बहुत सारे बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि ये ना पिछले साल जब पहला वेव आया था तब उस टाइम बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन किया हुआ था और लोगों को काफ़ी डर भी था। ये सारा फर्स्ट वेव ख़त्म होने के बाद जैसे ही सारा लॉकडाउन वगैरह ओपन किया गया तो सारे लोग जो है एकदम आराम से घूमने फिरने लग गए, सारे पब वगैरह ओपन हो गए। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बच्चों के डॉक्टर्स की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जो सरकार को कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के तौर तरीकों और साधनों के बारे में सलाह देगी। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों और शिशुओं के लिए आपात एम्बुलेंस सेवा के बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएं। एनसीपीसीआर ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR से भी कहा है कि वो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के इलाज और क्लिनिकल प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश साझा करें। जो बच्चों के पीडियाट्रिक वार्ड्स है वहाँ पे इंक्यूबेटर्स या फोटोथेरेपी या जो भी मशीनें बच्चों के जीवन को बचाने के लिए काम आती हैं, उनकी जानकारी इकट्ठी करने के लिए फॉर्मेट्स भेजे हैं कि 7 दिन के अंदर राज्य सरकारें आयोग को यह अवगत कराए कि कितनी मशीनें बंद हैं, कितनी मशीनें फंक्शनल हैं और उनका एनुअल मेंटेनेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इस प्रकार तैयारियों को चाकचौबंद करने की दृष्टि से काम करते हैं। बच्चों में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में कोरोना प्रबंधन की गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जो कहती हैं कि बच्चे कोरोना संक्रमण से कम प्रभावित होते हैं। जिन बच्चों में लक्षण दिखाई देते हैं
उनमें से 10 से 20% बच्चों को ही अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ती है और 1 से 3% केस में ही इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों में लक्षण रहित मामलों से लेकर हल्के लक्षण वाले मामलों में बच्चों को घर पर ही रखा जाए। जिन बच्चों को हृदय रोग या श्वसन तंत्र की बीमारी है या फिर दूसरी कोमोर्बिडिटी की श्रेणी में आने जैसा कोई रोग है, तब भी उन्हें कोरोना संक्रमण होने पर घर पर ही रखकर ठीक करना संभव है। अगर घर पर उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं है और आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तब ही उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। कि ये लेके चले कि बच्चों को भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, बच्चे भी स्प्रेड करते हैं, खासकर जहाँ तक डेटा दिखाता है 10 साल की उम्र तक, और बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक है तो पता ही नहीं चलता। अगर हो तो सेल्फ प्रोटेक्शन के अलावा जो होम केयर के प्रिंसिपल्स बार बार हाईलाइट करते हैं उन पे भी लागू होते हैं, और अगर सिग्निफिकेंट डिजीज है तो उसको हमें प्रोटोकॉल के द्वारा हमें उसके ऊपर वॉच रखनी है। वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हो सका है और इसीलिए उन्हें कोरोना से खतरा डराने वाला है। हालांकि देश में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल करने की इजाजत दी जा चुकी है। खास बात यह भी है कि बड़ों के मुकाबले बच्चों के टीकाकरण की प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि बच्चों के टीके को कड़े क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होता है। हालांकि कुछ देशों में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कनाडा दुनिया का पहला देश है जहां 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई है। अमेरिका ने भी अब 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को आपातकालीन अनुमति दे दी है। कोरोना का वैक्सीन अभी तक बच्चों के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक कोई स्टडीज नहीं आए हैं। उसका सेफ्टी प्रोफाइल और कितना एफिकेसी है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कितने लेवल्स तक वैक्सीन से बच्चों में मिल सकता है, इसका कोई अभी तक स्टडीज नहीं आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके ऊपर स्टडीज अभी शुरू होने वाले हैं बच्चों के ऊपर। कोरोना से बच्चों को होने वाले खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने भी चिंता जताई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 17 साल तक के बच्चों की संख्या करीब 51 करोड़ है, जिनमें 10 साल के करीब 28 करोड़ बच्चे भी शामिल हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की आशंका को देखते हुए बच्चों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल करने की बात कही है। कई कंपनियां बच्चों के टीके पर भी काम कर रही हैं, लेकिन उनके ट्रायल की रफ्तार धीमी है। ऐसे में अगर देश में बच्चों के टीकाकरण को प्राथमिकता नहीं दी गई तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तांडव में तब्दील हो सकती है।